हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं, एक नया सब्जेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, क्रिया शारीर, और उसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं मॉडर्न में, फिजियोलॉजी। ठीक है, तो ये दो सब्जेक्ट होते हैं, कौन से, क्रिया शारीर और रचना शारीर। क्रिया शारीर को अपन बोलते हैं मॉडर्न में फिजियोलॉजी, और रचना शारीर को अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी में अपन क्या पढ़ते हैं, रचना शारीर में बेसिकली अपन बॉडी के जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। और जो अपनी क्रिया शारीर है उसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, जो इसके फंक्शंस होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं, कौन से मतलब कौन सी बॉडी के पार्ट के कौन से फंक्शंस हैं, क्या क्या इनके वर्क हैं, ये सब चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे, रचना शारीर, इसमें क्रिया शारीर में। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करेंगे अपने क्रिया शारीर को, जो कि है इसका आयुर्वेदा पार्ट। और आपको पता ही होगा जो इसमें कितने का रेशो होता है, 60 और 40 का रेशो होता है। ठीक है, 60% तो क्या आती है अपने पेपर में, आयुर्वेद आती है, और 40% क्या आता है अपना मॉडर्न पार्ट। ठीक है, तो अपन को अपना आयुर्वेद पार्ट भी स्ट्रॉन्ग रखना है और मॉडर्न पार्ट भी स्ट्रॉन्ग रखना है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे अपने क्रिया शारीर का आयुर्वेदिक पार्ट। ठीक है, उसमें भी कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, दोष धातु मल। ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपको ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये नॉर्मल चैप्टर है। जो भी बच्चा आयुर्वेद में आता है उसका बेस बनाने के लिए, वात पित्त कफ, जो अपना शरीर है किससे बन के मिल के बना होता है, दोष धातु मल, कितने दोष होते हैं, कितनी धातु होती हैं, कितने मल होते हैं, अपना जो शरीर है वो ये तीनों चीज़ें कैसे कैसे धारण करके रखते हैं, किन किन चीज़ों से मिलके अपना शरीर बना है। तो ये क्या है, नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं जो एक आयुर्वेद में एंटर करने वाले बच्चे को, हर एक बच्चे को ये नॉर्मल सी बातें तो पता होनी चाहिए कि जो दोष धातु मल वात पित्त कफ सप्त धातु मूत्र पुरुष, ये आपको हर कहीं देखने को मिलेंगी। आप चाहे चरक संहिता उठा लो, आयरन वो क्रिया शरीर, रचना शरीर, अष्टांग हृदय, पदार्थ, कहीं भी देख लो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपका क्या है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। ठीक है, और वैसे भी हम आपको बताते ही हैं, हमने बाकी के सब्जेक्ट्स में भी आपको बताया कि जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वहाँ वहाँ पर ना आपको साथ में बताते जाते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो आज अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, अपना दोष धातु मल। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है दोष धातु मल आदि। ठीक है, तो अपन इसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि दोष धातु और मल कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिया शारीर के सिद्धांत अनुसार आयुर्वेद मनीषियों ने चेतनावान शरीर के घटक के रूप में जो मूलत्व निर्धारित किए हैं, मतलब मूल, जो इसके मूल हैं एक शरीर के, जिसमें चेतना रूपी जो शरीर होता है, जिसके अंदर आत्मा चेतना रहित होता है। जो चेतना रहित होगा उसमें तो कुछ होगा ही नहीं, पर जिसके अंदर भी चेतना होती है उसके जो तीन मूल, जो उसकी जड़ होती है, वो क्या क्या बताई गई हैं, दोष धातु और मल। जो अपना शरीर है वो किन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, दोष धातु और मल। ठीक है, दोष धातु मल शरीर के क्या है, समवायी कारण है। अब समवायी का मतलब क्या होता है, इनके बीच में क्या है, अटूट बंधन है। जहाँ जहाँ शरीर होगा वहाँ उसके अंदर दोष भी होंगे, धातु भी होंगे, मल भी होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका, दोष धातु मल, इनका शरीर से क्या हो गया, एक समवाय संबंध हो गया, मतलब अटूट बंधन। शरीर है तो वहाँ पे दोष धातु मल भी होंगे। अगर शरीर नहीं है, वो अचेतन है, शरीर में चेतना है, तो दोष धातु मल है। अगर वो अचेतन शरीर है तो उसमें दोष धातु मल नहीं होंगे, तो वो शरीर भी नहीं होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि शरीर की तीन अवस्थाएं, अपना जो शरीर है उसकी तीन अवस्थाएं कौन सी होती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने लिख भी रखा है कि एक एमसीक्यू बन सकता है कि एमसीक्यू में दे देगा कि शरीर की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी, शरीर की कौन सी अवस्था इनमें से नहीं है। तो आपको उत्पत्ति, स्थिति, विनाश और एक और दे देगा। तो आपको याद रखना है कि उत्पत्ति मतलब अपना जो शरीर होता है, सबसे पहले क्या होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, मतलब एक शरीर सबसे पहले उत्पन्न होता है, फिर उसकी स्थिति होती है, उसकी कंडीशंस होती हैं, फिर वो क्या हो जाता है, एक अवस्था आने के बाद उसका जो भी जीवन का कार्य है वो पूर्ण होने के बाद वो क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। ठीक है, तो तीन अवस्थाएं कौन सी होगी, सबसे पहले शरीर उत्पन्न हुआ, फिर उसकी जो भी स्थिति, मतलब जो भी मतलब कार्य करना हुआ उसने वो कार्य पूरा किया, फिर उसका क्या हो गया, विनाश हो गया, उसने जो भी अपना जीवन जीना था वो जिया, और फिर उसके बाद उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। ठीक है, तो अपन को ये याद रखना है कि शरीर की तीन अवस्थाएं कौन सी हैं, उत्पत्ति,
स्थिति और विनाश। अब अपन देखते हैं कि उत्पत्ति क्या होती है। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना। तो अब कोई भी मनुष्य है उसका शरीर कैसे उत्पन्न होगा, जैसे कि अपन ने रचना शारीर में पढ़ा भी होगा कि जो गर्भ है, गर्भ की उत्पत्ति कैसे होती है, शुक्र और शोणित मतलब जो स्पर्म और शोणित मतलब ओवम। जो शुक्र और शोणित है उससे सूक्ष्म सहित जीव मतलब जो सूक्ष्म शरीर है, इन सब से मिलकर क्या बनता है, एक गर्भ बनता है। गर्भ मतलब एक मानव, एक सूक्ष्म शरीर बनता है। ठीक है, शुक्र शोणित इन दोनों के संयोग से क्या बन रहा है, गर्भ की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये जो बेसिक सा श्लोक है जो आपको पता होना चाहिए, ये वाइवा में भी पूछते हैं। ये आपको नॉर्मली भी पता होना चाहिए कि अपने शरीर की उत्पत्ति किस किस से मिलकर बनी हुई है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो मतलब शरीर इंद्रिय सत्व मतलब जो अपना मन है और आत्मा, इन सब से मिलके अपना क्या है, एक शरीर बना है। ठीक है, धारी जीवितम, ठीक है, नित्य क्षय च अनुबंध पर्याय उच्यते। जो अपना शरीर है वो किस किस से मिलके बना है, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इन सब से मिलके क्या बना है, अपना एक शरीर बना है। इसमें आप पूछ ले कि जो अपना शरीर है उसके पर्याय कौन कौन से, आयु के पर्याय नहीं है, तो अपन को ये याद रखना है। यहाँ पे आयु के पर्याय कौन कौन से बताए गए हैं, यहाँ पे धारी जीवित नित्य और अनुबंध, ये सारे क्या हैं, आयु के पर्याय हैं। ठीक है, तो आपको ये एक एमसीक्यू भी यहाँ से बनता है कि आयु के पर्याय कौन से हैं, और एक ऐसे दे देगा कि इनमें से आयु का पर्याय कौन सा नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब जो अपनी आयु है वो मिलके तो अपना शरीर किससे बन रहा है, शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा, इन सब से मिलकर तो अपना शरीर बन रहा है। और इसके पर्याय कौन कौन से, धारी मतलब जो शरीर को धारण करके रखता है, जीवित मतलब जो उनको अपने प्राणों को रखता है मतलब उनको जीवित रखता है, नित्य मतलब जो अपना शरीर है वो हर पल क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है नित्य रूप से। ठीक है, और अनुबंध मतलब उसको जोड़ के रखना। ठीक है, तो ये इसके पर्याय हो गए। अब अपन देखते हैं आगे, अपने उत्पत्ति देख ली, फिर अपन देखेंगे स्थिति। गर्भ वृद्धि को प्राप्त कर जब जन्म लेता है तो शरीर वृद्धि करके शेष अवस्था मतलब बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। इसे क्या कहते हैं, उसकी स्थिति कहते हैं। स्थिति मतलब वो अपनी एक कंडीशन से नेक्स्ट कंडीशन मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, उसी को अपन ने क्या बोला है, स्थिति बोला है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी क्या होती है, बाल्यावस्था होती है, फिर धीरे धीरे वो 12-13 साल का होता है, फिर उसकी क्या आ जाती है, मध्यम अवस्था आ जाती है, फिर जब वो और बड़ा होते हैं उसके 60 वर्ष तक आयु आ जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसकी वृद्धावस्था। तो ये क्या हो गई कि स्टेजेस हो गई। ठीक है, तो उसको अपन ने क्या बोला है, स्थिति बोला है। ठीक है, फिर उसका क्या हो गया, विनाश। विनाश मतलब प्रलय, मतलब जो एक शरीर था उसकी उत्पत्ति हो गई, उसको जो भी कार्य करने थे, बाल्यावस्था वृद्धावस्था मध्यम अवस्था, उसने सारी अवस्थाओं को पार कर लिया, फिर उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। मतलब जो जीवित शरीर था उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसका क्या हो गया, विनाश हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शरीर की उत्पत्ति स्थिति और विनाश, ये क्या होते हैं, दोष धातु व मल ही कारण है। जो अपनी उत्पत्ति हुई, स्थिति और विनाश, इन सब में कौन कारण है, अपने दोष धातु मल, और इन्हीं को अपन ने क्या बोला था, ये क्या है, मूल रूप है। ठीक है, फिर देखो जैसे यहाँ पे ये श्लोक दिया हुआ है, क्या, दोष धातु मल मूल ही शरीरम, मतलब दोष धातु मल यही शरीर के क्या है, मूल है। तो ये एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है कि शरीर के मूल कौन कौन से हैं, दोष धातु मल। ठीक है, और ये श्लोक आपको क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। कौन सा, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्य क्षय च अनुबंध पर्याय उच्यते। ठीक है, ये श्लोक आपको हर जगह देखने को मिलेगा और नॉर्मली ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या, कि अपन अब देखेंगे कि अपन ने देख लिया कि कौन कौन इसके उत्पत्ति स्थिति और विनाश में कारण है। फिर अपन आगे देखते हैं कि वातादि 3 दोष। अब अपन ने देखा दोष धातु मल, ये किसमें है, अपने उत्पत्ति में कारण है, विनाश में कारण है, स्थिति में कारण है। अब ये होते क्या क्या है, अब दोष, दोष कौन से होंगे, वातादि, वातादि मतलब वात पित्त और कफ, ये 3 क्या होंगे, दोष होंगे। ठीक है, फिर धातु, धातु कितनी होती है, अपन ने देखा है कि धातु कितनी होती है, 7 होती है। कौन कौन सी, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये अपनी क्या होती हैं, 7 धातुएं होती हैं। ठीक है, फिर दोष धातु मल, अब जो अपने शरीर के मल होते हैं वो 3 मल कौन कौन से होते हैं,
मूत्र, पुरुष और स्वेद। ये अपने क्या हो गए, 3 मल हो गए। तो वात आदि 3 दोष मतलब वात पित्त कफ, रस से लेकर 7 धातु शुक्र तक और स्वेद मूत्र आदि, ये जो 3 मल है, इन सब के शरीर के सदा जीवन पर्यंत मूल आधार कहे गए हैं। जो अपना शरीर है उसके 3 मूल कौन कौन से हैं, दोष, धातु, मल। और हमने आपको ये भी बता दिया दोष कौन कौन से हैं, धातु कौन कौन सी हैं और मल कौन कौन से हैं। ठीक है, हम अपन देखते हैं आगे कि हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अपन फालतू की चीज़ें यहाँ पे नहीं देखेंगे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं यहाँ पे क्या कि दोषों की प्रधानता, कौन से दोष में किस चीज़ की क्या प्रधानता होती है। ठीक है, तो ये क्या है, वात पित्त एवं कफ, ये 3 दोष हैं, अपन ने देख लिया ऊपर। अब ये दोष क्या होते हैं, शरीर को दूषित करने के कारण ये दोष कहलाते हैं। मतलब अपना जो शरीर होता है उसको ये दूषित करते हैं, मतलब उसको दूषित कर देते हैं, उसी के कारण इनको क्या बोला गया, दोष बोला गया है। और अगर ये शरीर को धारण कर लेते हैं तो ये धातु भी कहलाते हैं। मतलब जो वात पित्त कफ है ये प्राकृत अवस्था में भी हो सकते हैं और विकृत अवस्था में। अगर ये अपने जो अपना जो देह है, मतलब जिसको अपना शरीर बोला गया है, उसको अगर ये दूषित करते हैं तो इनको अपन दोष बोलेंगे, मतलब इनकी विकृत अवस्था में। अगर ये शरीर को धारण करते हैं तो इनको अपन क्या बोलेंगे, धातु भी कहलाएंगे। ठीक है, रसादी धातुओं को मलिन करते हैं अतः मल भी कहे जाते हैं। मतलब ये जो धातु हैं इनको ये क्या कर देते हैं, मलिन भी कर देते हैं, तो इनको अपन मल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इनको अपन तीनों दोष हैं वात पित्त कफ, इनको अपन दोष भी कह सकते हैं, इनको अपन धारण करने की शक्ति भी कह सकते हैं, धातु भी कहलाते हैं धारण करने के कारण। और ये जो अपने दोष हैं, धातुएं हैं, इनको ये मलिन कर देते हैं, इस कारण इनको मल भी कहते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये जो दोष हैं ये दो प्रकार से बताए गए हैं, जैसे कि ये शारीरिक दोष भी हो सकते हैं और ये मानसिक दोष भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि शारीरिक दोष कौन से हैं और मानसिक दोष कौन से हैं। तो ये जो वात पित्त कफ है इनको क्या माना गया है, शारीरिक दोष माना गया है। देखो यहाँ पे दिया गया क्या, वायु पित्तम कफम च उक्त है शरीरो दोष संग्रह। मतलब वात पित्त कफ इनको क्या माना गया है, दोष, कौन से, शारीरिक दोष। और नीचे क्या दिया गया है, मानस है पुनर्दृष्टो रजस तम एवं च। और जो मानसिक दोष है वो कौन से हैं, रज और तम। ठीक है, इनको यहाँ पे सत्व को नहीं माना गया है। ठीक है, अपन को याद रखना है कि मानसिक दोष में सत्व को नहीं माना गया है, किसको माना है, सिर्फ रज और तम को। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू बहुत अच्छा एमसीक्यू बनता है और 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शारीरिक और मानसिक दोषों का वर्णन कीजिए और उनकी वो लिखिए, चिकित्सा लिखिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले चिकित्सा अपन आगे देखेंगे। यहाँ पे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि शारीरिक दोष कौन से हैं और मानसिक दोष कौन से हैं। तो ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, तो आप इसको यहाँ पे याद रखिएगा कि शारीरिक दोष कौन से हैं और मानसिक दोष कौन से हैं, रज और तम। यहाँ पे सत्व को इंक्लूड नहीं किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है, सत्व को नहीं माना है। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बन सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा कि शारीरिक दोष कौन से हैं, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष कौन से हैं, रज और तम। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं वात पित्त कफ की दोष धातु मल, ये 3 संज्ञाएं हैं, अपन ने देख लिया, बार बार वो बात रिपीट करी गई है कि वात पित्त कफ जहाँ शरीर को दूषित कर क्षीण कर रहे हैं वहाँ शरीर संज्ञा है, वात आदि दोष धातु अवस्था में होकर शरीर की रक्षा कर रहे हैं, वहाँ शरीर को देह उपजय धातु से कहा है। वही चीज़ें बार बार बोली गई हैं, धारण करने के कारण इसे ये बोला गया है, दोष मलिन भी करते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, सर्व शरीर चरास्तु वात पित्त श्लेष्मण है। अगर कोई पूछे वात पित्त कफ का स्थान क्या होता है तो अपन क्या बोलेंगे, ये संपूर्ण शरीर में विचरण करते हैं। मतलब जो अपना पूरा शरीर है उसमें वात पित्त कफ का क्या होता है, इनका विचरण होता है। ठीक है, सर्व अस्मिन् शरीरे कुपित अकुपित है शुभ अशुभानि कुर्वन्ति प्रकृति भूता शुभान्य उपचय बल वर्ण प्रसादिनी अशुभानि पुनर्विकृत अपमात्रा विकार संज्ञकानी। मतलब जो संपूर्ण शरीर में विचरण करने वाले जो वात पित्त कफ हैं ये विशेष रूप में कुपित होने पर, मतलब अगर ये सही हैं तो ये शुभ कार्य करेंगे, अगर ये मतलब प्राकृत अवस्था में है तो ये शुभ कार्य करेंगे, अगर ये विकृत अवस्था में तो अशुभ कार्य करेंगे। अशुभ कार्य मतलब अपन को जो भी कार्य अपन होने चाहिए वो ना हो कि उनके अपोजिट कार्य हो रहे हैं, मतलब वो अपने सही अवस्था में ना होकर उल्टी अवस्था में हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, अशुभ कार्य हो गया। और मतलब धातुएं अपनी सम अवस्था में है, सारे दोष अपनी सम अवस्था में, वो शरीर का क्या करेंगे, उपचय करेंगे, तो उसी को यहाँ पे क्या बोला है,
शुभ बोला गया, ठीक है। यथा जब वातादि दोष समावस्था में होते हैं तब वे शुभ लक्षण जैसे उपचय, बल, वर्ण, प्रसन्नता आदि को करते हैं। मतलब देखो जैसे यहाँ पे बोला गया शुभ लक्षण कौन कौन से होते हैं, मतलब शरीर का उपचय कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, बल मतलब उसके शरीर की शक्ति को बढ़ा रहे हैं, वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन को बढ़ा रहे हैं, प्रसन्नता रहना उसको कर रहे हैं। और जब ये दोष विकृत अवस्था में हो जाएंगे, मतलब ये अपने रोगी की अवस्था में आ जाएंगे, तब ये क्या करेंगे, अशुभ लक्षणों को प्रकट करेंगे, जैसे किसी रोग के रूप में प्रकट करते हैं। अगर कोई भी रोग आपको हो गया तो ये उसी के रूप में प्रकट करेंगे। तो ये जो दोष होते हैं ये क्या होते हैं, सर्व शरीर। ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि वात पित्त कफ का स्थान क्या है, तो आपको क्या बताना है, सर्व शरीर चरास्तु, मतलब पूरे शरीर में विचरण करते हैं। और वे पूरे शरीर में विचरण करते हुए क्या करते हैं, मगर प्राकृत अवस्था में है तो ये शुभ कार्य करेंगे। शुभ मतलब ना उपचय, बल, वर्ण मतलब अच्छे अच्छे काम करेंगे। अगर ये विकृत अवस्था में है तो रोगों को उत्पन्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया गया है। आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज तक अपन यहीं तक इसको रोकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल का पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।